बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझा रहा हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हुए हैं। और आज का जो लास्ट है पार्ट है वो इसमें लास्ट पार्ट में आपको जो रिमेनिंग इसके रूल्स हैं वो डिस्कस करूँगा। और मिससेलेनियस है जो मिक्सचर है। मिक्सचर कहते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के भी और इससे अलग भी किस तरह के एमसीक्यूज किस तरह के रूल्स जो हैं वो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। वो मिसलेनियस वो मिक्सचर जो है वो मिक्सिंग जो है वो मिक्स जो है वो आपको बताऊंगा कि इन सब के अलावा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन इन सब के अलावा जो है ये किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में रिपीट होते रहते हैं। वो रूल नंबर 94 से आगे मैं स्टार्ट करूँगा। तो रूल नंबर 94 में एपस्ट्राफी एस का इस्तेमाल है। एपस्ट्राफी एस आपने अक्सर वर्ड के साथ एपस्ट्राफी ये जो ऊपर कॉमा लगा होता है ये एपस्ट्राफी को शो करता है। आपने अक्सर वर्ड के साथ एपस्ट्राफी देखा होगा। ये एपस्ट्राफी एस का इस्तेमाल कैसे है? वो कहते हैं कि जानदारों के नाम के साथ मुल्कों के साथ तंजीमों वगैरह के नाम के साथ जब हम उसकी मलकियत शो करते हैं ये पोजेसिव होता है जो पोजेशन को शो करता है। जैसे देखें अहमद हाउस, मैं यहाँ पे अलीज लिख देता हूँ अलीज कार। अब यहाँ पे मैंने अलीज कार लिख दी तो ये जो एस है ये एस पोजेशन को शो करता है, ये मलकियत को शो। देखें अली कार नहीं अलीज कार, ये इसका मतलब का की और के साथ हम करते हैं अली की कार। ठीक है। अब दिस कार इज बिलोंग टू अली सेंटेंस ऐसे भी है, लेकिन हम इस बड़े सेंटेंस को जब शार्ट करके लिखते हैं तो हम अपस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं अलीज कार अली की कार। ठीक है। अब ये अपस्ट्रॉफी जो मलकियत शो करती है ये हम किसके साथ एस लगा सकते हैं? याद रखें आप इन सब को एक साइड पर रख के ना जो बेजान चीज़ें होती हैं ना, बेजान जो नॉन लिविंग होती हैं उनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज नहीं की। जैसे देखें आप देखें डोर्स की, मैं लिखता हूँ डोर्स और इसके आगे लिख देता हूँ की। अब डोर्स की ये एस जो है अपस्ट्रॉफी एस पीछे नॉन लिविंग है, ये कोई जानदार चीज़ नहीं है। जानदारों के साथ आप अली जानदार है, हमने इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाया। लेकिन डोर्स की डोर जानदार नहीं है, ये नॉन लिविंग में आता है तो नॉन लिविंग के साथ एस यूज नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये आपने बात याद रखनी है कि नॉन लिविंग के साथ एस का इस्तेमाल गलत है। अब जिस तरह देखें आप इसके एग्जांपल में द रूम्स फैन इज फास्ट, रूम्स फैन नहीं आ सकता। ठीक है। रूम एक बेजान जो लिविंग थिंग है हम उसके साथ एस का यूज कर सकते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जो नॉन लिविंग है उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसका रूल है अपस्ट्रॉफी एस का। फिर उसके बाद रूल नंबर 95 है कि आईएनजी वर्ब जो लगता है, आईएनजी वर्ब सेंटेंस के शुरू में जब लगता है तो हमें उस सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट रिक्वायर होता है। सब्जेक्ट के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। देखिए ओपनिंग द बुक द लेसन वाज लर्नड, सब्जेक्ट विदाउट सब्जेक्ट है। अगर आईएनजी से कोई वर्ब स्टार्ट होता है आईएनजी से, आईएनजी प्लगिंग है रीडिंग है पेंटिंग है कोई भी आईएनजी वाला वर्ब लगा हुआ है, जब आईएनजी वाला वर्ब जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो हमें आगे कोई ना कोई सब्जेक्ट ही है शी है इट है आई है हुई है यू है दे है कोई भी हमें सब्जेक्ट यहाँ पे लाजमी चाहिए होता है। तो जब अगर एमसीक्यूज आता है तो आपने देखना है कि आईएनजी अगर शुरू में लगा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपको वर्ब भी नजर आएगा, इसके साथ साथ सब्जेक्ट भी नजर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ओपनिंग द बुक आई ही शी कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होना लाजमी है चाहे कोई भी है। तो लर्न द लेसन हमें जब ओपनिंग आईएनजी वाला वर्ब आ गया तो हमने आईएनजी वर्ब के साथ हमने कोई ना कोई आगे सब्जेक्ट जरूर लगाना है। आसान सा रूल है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर रूल नंबर 96 है। अब इसमें देखिए इनका यूज़ आपको इस्तेमाल करना सही आना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको नीचे एक्सरसाइज में मिल जाएगा। नून किस वक्त है, मॉर्निंग किस वक्त यूज़ करना है, इवनिंग किस वक्त लगाना है, आफ्टरनून किस वक्त लगाना है और नाइट किस वक्त लगाना है। सामने लिखा हुआ साथ नून 12 बजे है, मॉर्निंग सुबह 12 से पहले है, इवनिंग रात शाम रात से पहले जो होता है, आफ्टरनून 12 के बाद जो होता है और नाइट जो है रात के वक्त। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें ना तो एक्सरसाइज नंबर 4 में आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ही सेड गुड इवनिंग एंड वेंट टू स्लीप। गुड इवनिंग जो रात का वक्त सोने का होता है वो गुड इवनिंग वाला नहीं होता, वो गुड मॉर्निंग वाला नहीं होता।
वो गुड नून वाला नहीं होता, इसमें आपने गुड इवनिंग के बजाय गुड नाइट लिखते हैं। ठीक है, इस तरह की गलतियाँ जो है आपको पता होना चाहिए। हमने नून कब लगाना है, हमने मॉर्निंग कब लगाना है, हमने इवनिंग कब लगाना है, आफ्टरनून कब आएगा और नाइट कब यूज़ होगी। ठीक है, ये आसान सा रूल है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ आ चुका होगा। रूल नंबर 97, जब ओ क्लाक आता है, ओ क्लाक आपका पूरे आर को शो करता है। ओ क्लाक पूरे आर को शो करता है। या जैसे देखिए 12 ओ क्लाक। ठीक है, अब इसी तरह आपके साथ आ जाएगा 7 ओ क्लाक, 8 ओ क्लाक, 9 ओ क्लाक, ये पूरा घंटा हो जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ ओ क्लाक लगाएंगे। लेकिन अगर 12:30 है, 12:15 है, साथ कुछ मिनट आ जाते हैं, तब ओ क्लाक यूज़ नहीं होगा। मिनट साथ होने के हम ए एम या पी एम लगा देते हैं। देखिए सुबह का 12 से पहले आपको पता है एम किसके साथ लगता है। इतने भी आप गए गुजरे नहीं कि आपको ए एम या पी एम का फ़र्क नहीं समझ आ सकेगा। सुबह 12 से पहले पहले सारा ए एम होता है और 12 के बाद का जो टाइम है वो रात 12 बजे तक वो पी एम है। तो मिनट अगर आपने सुबह के शो करने हैं तो ए एम लगाएं, अगर रात के शो करने हैं तो पी एम लगाएं। अब इसी तरह अगर आप देखें द ट्रेन विल लीव एट 8:30 क्लाक। 8:30 ओ क्लाक नहीं हो सकता, इसके साथ पूरा घंटा शो होगा तो ओ क्लाक होगा। हम पूरे घंटे को शो करते हैं ओ क्लाक के साथ। 8:30 के बजाय हम ए एम या पी एम इसके साथ लगा लेंगे। तो रूल नंबर 94 से 94, 95, 96, 97 आपको चारे समझ आए हैं तो आप इन्हीं चारों से एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करें, आपको पता चल जाएगा। बाकी सारे रूल्स में भी जो जो आपको करवाए हैं, आपको पता है जितने रूल्स हैं, हर 3, 4, 5 रूल के बाद उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको कितनी समझ आई है आप इन रूल्स को पढ़ के पता चल सकता है। और उसके बाद रूल नंबर 98 है, ये भी आसान सा है। ओल्डर और ओल्डेस्ट कब आपने यूज़ करना है, या एल्डर और एल्डेस्ट। अब देखें अक्सर हम लिखने में भी गलती करते हैं। ओल्डर उम्र में बड़ा हो या पुराना, उम्र में बड़ा होना और रिश्ते में बड़ा होना दोनों में फ़र्क है। अब देखें एक बंदा आपसे उम्र में बड़ा है और एक बंदा आपसे रिश्ते में बड़ा है, उन दोनों के लिए इंग्लिश अलग होगी। बड़ा है लेकिन उम्र में, जैसे कि आपका भाई जो है वो उम्र से आपके बड़ा है। अब इसी तरह एक शख्स आपका रिश्ते में आपसे बड़ा है। अब जो रिश्ते में बड़ा होगा उसके लिए एल्डर और एल्डेस्ट लगेगा, लेकिन जो उम्र में बड़ा होगा उसके लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट है। अब इसी तरह देखें, अब शाइजिया इज़ हिज एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट मतलब रिश्ते में बड़ी है। तो बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें ओल्डर लगाना है या एल्डर लगाना है। मीनिंग आप देखें, मीनिंग जज करें आप, या उर्दू ट्रांसलेशन में आपको मदद देते हैं। ओल्डर और एल्डर, जब उम्र में कोई बड़ा आपसे तो आप ओल्डर लगाएंगे, लेकिन जब जब रिश्ते में कोई बड़ा आपसे तो आप एल्डर लगाएंगे। अली इज़ माई एल्डर ब्रदर, मतलब आप रिश्ते में अली मुझसे बड़ा है। अली इज़ माई ओल्डर ब्रदर, इसका मतलब है कि अली आपसे उम्र में बड़ा है। लेकिन आसान सी बात है, जब आप रूल में से, ये ट्रांसलेशन के लिए आपको ज़्यादा काम देता है। रूल में इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। रूल में हाँ ये आता ज़रूर है, तो बच्चों को कहता होता हूँ अगर आसान से इसका को लिया है, अगर ओल्डर लगा हुआ है तो आप इसको एल्डर के साथ चेंज कर लें। इसी तरह एल्डर लगा हुआ है तो आप इसे ओल्डर के साथ चेंज कर लें। अगर इसी तरह ओल्डेस्ट है तो आप एल्डेस्ट के साथ चेंज कर लें। अगर एल्डेस्ट है तो आप ओल्डेस्ट के साथ चेंज कर दें। हाँ, ट्रांसलेशन में आपको ज़रूर ये मदद देगा कि रिश्ते में बड़ा होना और उम्र में बड़े होने के लिए आपने इन दोनों की मीनिंग याद रखनी है। ठीक है। रूल नंबर 99 जो है, लास्ट और लेटेस्ट दोनों की मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी आई थिंक पेपर में मैंने देखा है इसे रिपीट हुए हुए पास्ट पेपर में। तो लास्ट और लेटेस्ट, लास्ट को होते हैं जो पीछे गुजर चुका होता है और लेटेस्ट कहते हैं जो अभी अभी होता है। इसमें भी आप इसे मीनिंग याद रखें। आप इसी को लिया, लास्ट हो तो लेटेस्ट में चेंज कर दें, लेटेस्ट हो तो लास्ट में चेंज कर दें। मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसा देखें कि व्हाट इज़ द लास्ट स्कोर ऑफ पाकिस्तान। लास्ट पिछला स्कोर, लेटेस्ट के साथ लेटेस्ट स्कोर क्या है, कहने का मतलब उसका कि अभी ताज़ा तरीन जो है वो स्कोर क्या है इसका। तो आप लास्ट को लेटेस्ट के साथ और लेटेस्ट को लास्ट के साथ चेंज करें। सबसे आसान को लिया इसको याद रखने का। फिर उसके बाद रूल नंबर 100 जो है, व्हेन, इफ़, बिकॉज, एज से शुरू हो, ऐसे फिक्रे में दो क्लासेस होंगी, दोनों के दरमियान कामा लगेगा, कोई कंजक्शन यूज़ नहीं होगी। कोई भी देखिए आप, व्हेन, इफ़, बिकॉज, एज, जब भी व्हेन के साथ या इफ़ के साथ या बिकॉज के साथ या एज के साथ टेंस शुरू होता है तो कंजक्शन दरमियान में नहीं लगाएंगे, बल्कि आपने उस जगह पे कामा लगा देना है। तो देखें अब व्हेन से शुरू हुआ है, देन की कंजक्शन लगी है
तो देन की बजाय हमने यहाँ पे कामा यूज़ कर देना है। बस अगर इन चारों में से किसी के साथ सेंटेंस शुरू हुआ हुआ है एज, बिकॉज, इफ, व्हेन के साथ, तो आगे देखिए जो कंजंक्शन लगी हुई है, हु है, व्हाट है, बिकॉज है, इफ है, कोई भी है, आप उसको कामा के साथ चेंज कर दें। बस ये रूल है। शुरू में या आने की सूरत में आप कंजंक्शन को कामा के साथ चेंज कर दें। फिर इसके बाद रूल नंबर 101 है बिसाइड्स और बिसाइड दोनों के ज़्यादातर मीनिंग आपको इसीलिए मिससेलेनियस है, इसीलिए मिक्सचर है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग आपको क्या पता होना चाहिए। तो बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है साथ, बिसाइड मतलब होता है पास, करीब, नियर को कहते हैं। और बिसाइड्स यहाँ पे ये एक्सेप्ट के मतलब में आता है, ये अलावा के मतलब में आता है, छोड़ के मतलब, अली को छोड़ के, बिसाइड्स अली, अली को छोड़ के, ऑल वर प्रेजेंट, सारे हाजिर थे। अब ये इन दोनों में आपने याद रखना है। बिसाइड का मतलब होता है, हम अक्सर सेंटेंस लिखते हुए इसमें गलती करते हैं, बिसाइड का मतलब होता है जो पास बैठा हुआ होता है, जो साथ हो। जबकि जब एस लग जाता है इसके साथ, बिसाइड्स हो जाता है, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट, छोड़ के हो जाता है। ये ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट आ जाता है। एक्सेप्ट मीन सिवाय, छोड़ के। तो इन दोनों के मतलब आपने याद रखने हैं। बिसाइड हमने किस तरह यूज़ करना है और बिसाइड्स किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, इसमें भी आसान सा कुलिया, बिसाइड को बिसाइड्स के साथ और बिसाइड्स का बिसाइड के साथ, अगर आपको समझ ना लगे तो। लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसको कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर उसके बाद रूल नंबर 102 है इट इज़ और इट्स है। अब ये देखें, इट्स और इट इज़, इस पे भी मैंने बच्चों को मैंने बताया है कि इट्स का इस्तेमाल कैसे है, इट इज़ का इस्तेमाल कैसे है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की थी कि अक्सर बच्चे जो थे मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती थी। इसके साथ साथ मैंने उनको जो देयर और इसके साथ साथ दियर का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे जैसे आप इट्स और इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ के साथ भी आता है, इट हैज़ के साथ भी आता है। अब ये इट इज़ और इट हैज़, जो इट्स होता है ये पोजेशन को शो करता है। इसको मैंने अलग से वीडियो में भी डिटेल के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। वो भी मैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं कमेंट में उसको भी मैं कर दूंगा, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, या आप प्ले लिस्ट बनी हुई आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद अगर आपको समझ ना लगे, आप उसमें जाके 4-5 मिनट की वीडियो आप उसको भी, इन दियर और देयर का भी इस्तेमाल है और इट्स और इट्स का भी इस्तेमाल है, मैं इसमें भी आपको गाइड कर देता हूँ। इट्स आपको पता है इट इज़ या इट हैज़ है। देखिए, इट इज़, इट इज़, इट इज़, अब और इट एस के साथ इट्स, जब भी इट इज़ आएगा ना तो इट इज़ अ बुक। अब इट इज़ अ बुक, अब देखें इट्स अ बुक, अब इसको साथ देखें, अब इट्स अ बुक। और इसी तरह हम कहते हैं इट्स अ बुक, अब इसके साथ इट्स अ बुक, दोनों में फ़र्क है। जब भी इट्स आएगा ना तो इसके आगे कोई ना कोई नाम आएगा, इट्स कार, इट्स टेल, TAIL, टेल, टेल कहते हैं दुम। अब इसके आगे कोई ना कोई नाम आएगा, जबकि इसके आगे नाम नहीं है, इट इज़ को शो करता है। ये इट इज़ के लिए होता है या इट हैज़ के लिए होता है। ये इट्स जो है ये पोजेशन को शो करता है, ये मलकियत को शो करता है, ये मालिक होने को शो करता है। इट्स टेल, इट्स कार, इट्स हाउस, अब ये सारा कोई ना कोई नाम के साथ शो करता है, पोजेशन शो करता है। इसकी दुम, इसकी कार, इसका घर, ये इट्स है। लेकिन जो इट्स होता है ये जेड की साउंड, ये जो एस है अपस्ट्राफी वाला, ये जेड की साउंड निकालता है। इट्स होता है जेड की साउंड है, इट्स एस की साउंड है। जो एस की साउंड वाला है जो वो किसी पोजीशन को शो करता है या किसी नाम को शो करता है। लिखते हुए बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जबकि इट्स जो है जेड की साउंड वाला, ये इट इज या इट हैज़ के साथ ऐसे देखिए, ये इट हैज़, इट्स, इट हैज़। अब देखिए, इट्स कॉस्ट मी अलॉट, इट हैज़ कॉस्ट मी अलॉट। अब हैज़ का मीनिंग देता है, लेकिन ये जो इट्स है ये इट्स पोजेशन के लिए शो किया जाता है। अब देखिए, द स्पैरो इज फीडिंग इट्स इट्स यंग वन। अब इट्स नहीं है, इट्स यंग वन है, अपने यंग वन, ये पोजेशन के शो करता है। तो आप उसमें देखें, जब भी इट इज़ या इट हैज़ आए, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या ये इट इज़ जो है ये इट इज़ या इट हैज़ के मीनिंग में आता है या कोई पोजेशन शो कर रहा है या कोई मलकियत को शो कर रहा है। इन दोनों में आपने देख के डिफरेंस करके आपने अपने जो ट्रांसलेशन है
या अपने रूल को अटैम्प्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आगे रूल नंबर 103 ड्यू टू और ओइंग टू है। ये रूल चेंज हो चुका है, आप चाहें इसको छोड़ भी दें, लेकिन अब इसमें देखें ड्यू टू को फिक्रे के शुरू में नहीं लगाएं और वर्ब के बाद लगाएं। ये आसान सा रूल है। अब इसको चेंज भी किया जा चुका है, जो मॉडर्न ग्रामर है उसको अब कहते हैं ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाते, सेंटेंस के शुरू में ओंग टू को लगाते हैं। जबकि अब जो न्यू ग्रामर है उसके मुताबिक हम ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हैं। अब ये इसका रूल था कि ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में अक्सर जो पुरानी ग्रामर के पढ़े हुए होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, वो इसको इस तरह यूज़ कर देते हैं, तो वो रूल को चेक भी करते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इस रूल को ही फॉलो करें कि ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाएं और वर्ब के बाद लगाएं, सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा। ठीक है। अब इसी तरह ओइंग टू को फिक्रे के शुरू में लगाएं और वर्ब के बाद ना लगाएं। अब दोनों में तजाद है। जिस तरह ड्यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उस तरह ओइंग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा देखिए ड्यू टू सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता, ये वर्ब के साथ आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के साथ ही आएगा। और ओइंग टू है, ये सेंटेंस के शुरू में लगेगा और ये वर्ब के बाद नहीं लगेगा। अब इसे देखिए शी इज़ इल ओइंग टू कोल्ड, शी इज़ इल ओइंग टू। अब ओइंग टू सेंटेंस के शुरू में आएगा, ओइंग टू कोल्ड शी इज इल। अब इस ओइंग टू को सेंटेंस के शुरू में लगाना है, ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाना, ये रूल है इसका। बस इतनी सी बात रखें, ओइंग टू सेंटेंस के शुरू में आएगा, ड्यू टू सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा। अब ये ड्यू टू का सेंटेंस आपको पता है लिखने में, जब आप ऐसे लिखते हैं या कोई क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करें, आप उसमें बेशक यूज़ करें, लेकिन जब ग्रामर में एमसीक्यूज़ में अगर कभी रिपीट होता है तो आप इस रूल का ख्याल रखें कि ड्यू टू सेंटेंस के शुरू में नहीं होना चाहिए, जबकि ओइंग टू सेंटेंस के शुरू में आएगा। उसके बाद रूल नंबर 104 है। अब इसमें भी आप देखें, एक तरफ उन्होंने गलत लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनको ठीक करके है कि ऑल राइट आपने कैसे लिखना, ऑल राइट को ALL ऑल के साथ लिखते हैं। योर्स ओबीडियंटली को हमने अपस्ट्रॉफी के बजाय योर्स, अक्सर एप्लीकेशन में मैंने देखा है टीचर्स अपस्ट्रॉफी के साथ लिखाते हैं, बच्चों के अपस्ट्रॉफी के साथ लिखा हुआ है। हमें टीचर ने बताया गलत इस्तेमाल है, ग्रामर में अपस्ट्रॉफी एस के साथ योर्स को नहीं लिखा जाता। ये पोजेशन के लिए शो होता है, तो विदाउट एस के साथ, विदाउट अपस्ट्रॉफी एस के साथ इसे लिखा जाता है योर्स ओबीडियंटली। हम इसे विदाउट अपस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, इसमें अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। ये दो है। ऑल राइट का इस्तेमाल आप देखें, ऑल राइट को पेपर में रिपीटेड भी है और ये सेंटेंस कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है। मैं अक्सर औकात पास पेपर में देखता हूँ, जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें खुद आप इस चीज़ को नोट करेंगे। तो देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। 101 से पीछे 2 3 ये जितने रूल आपके पीछे देखें 106 से लेकर ये सॉरी यहाँ पे ये 98 99 100 ये तीन हो गए। फिर उसके बाद 101 है, 102 है, 103 है, 104। यहाँ तक आप रूल को एक दफ़ा सही समझ के फिर आप एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट की एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीटेड एक्सरसाइजेज है ये। और उसके बाद लास्ट में प्रपोजिशन उन्होंने कुछ लिखी है कि इन प्रपोजिशन, बाकी देखिए 5 नंबर की प्रपोजिशन भी आती है आपके पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में वर्ड सिनोनिम्स के बाद 5 नंबर की प्रपोजिशंस आती है। अब प्रपोजिशन अलग से आपने लाजमी याद करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और प्रपोजिशन इतनी मुश्किल नहीं है। आपने ऑफ का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल, टू का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल, विद का इस्तेमाल, ये सारे इस्तेमाल जो है अपने वर्ड्स के साथ सीखने हैं। तो किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, ऑन का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, प्रपोजिशन के लिए कंप्लीट मैंने बच्चों को गाइड किया हुआ है। कंप्लीट मैंने उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रपोजिशन का, जिसमें सारे ऑन, ऑफ, इट वगैरह वगैरह ये सब का इस्तेमाल मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप प्रपोजिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, पहले उन लेक्चर्स को आप ज़रूर सुने। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि प्रपोजिशन से आपको आगाही ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आप कुछ प्रपोजिशन जो फिक्स होती हैं आप उनको याद रख लें। कुछ प्रपोजिशन उन्होंने बताई हुई है, जैसे देखिए एबिलिटी एट के साथ, गुड एट के साथ, क्लेवर एट के साथ, बैड एट, ये सारे प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन है, आप इनको याद रख लें। इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला पेपर में रिपीटेड भी है। अब इसी तरह इनकी अगर आप प्रपोजिशन के साथ याद कर लेते हैं फिर आप उसे देख लें।
शी इज़ गुड इन इंग्लिश, आप प्रपोजिशन को ठीक करना है आपने। शी इज़ गुड एट इंग्लिश, अब ये प्रपोजिशन आपने याद रखनी है। फिर इन्हीं प्रपोजिशन को देख के आपने एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। और याद रखें, अक्सर पेपर 5 नंबर का पेपर प्रपोजिशन में तो आएगा ही आएगा। 5 नंबर की प्रपोजिशन आती हैं, 5 नंबर अलग से, लेकिन 5 नंबर प्रपोजिशन के बाद अगर आपकी ग्रामर में प्रपोजिशन रिपीट होती है तो उन्हीं में से आपको बताया कि ये प्रपोजिशन उन्होंने कुछ दी हुई है कि आप इन प्रपोजिशन को पक्का रट्टा लगा ले, पक्की याद रख ले। ये प्रपोजिशन आपको ना सिर्फ 5 नंबर की प्रपोजिशन भी सॉल्व करवा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर ग्रामर में रिपीट होती है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जहाँ तक समझाने की बात है, इंशाल्लाह ताला वो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन जो बात मेमोराइज़ करने वाली है, जो बात आपको खुद अपनी मेमोरी में बिठाने वाली है, तो वो बच्चे आपने खुद करना है। उसके बाद रूल नंबर 106 है, प्रपोजिशन पढ़ें, प्रपोजिशन को पढ़ने के बाद आप इनको सॉल्व करें। फिर रूल नंबर 6 में आप देखें उनका इनकरेक्ट इस्तेमाल बताया और साथ करेक्ट इस्तेमाल। अब यहाँ पे भी कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊँ। अब इनकरेक्ट फैमिली मेम्बर्स इनकरेक्ट है, फैमिली मेम्बर को आप गलत लिखते हैं, आप मेम्बर्स आप फैमिली करके आप ठीक लिख सकते हैं। इसी तरह फीमेल्स नहीं लिखते, जबकि इसकी जमा बनानी होती है, हम लेडीज़ के साथ या वमेन के साथ लिखते हैं, WOMEN। तो एक तरफ यहाँ पे इनकरेक्ट है और दूसरी तरफ आप उन्होंने बताया कि इसका करेक्ट यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप देखें ये सारे 3 4 5 7 जो है ये इनमें उन्होंने लिखे हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको कैसे करेक्ट इस्तेमाल है। अब इसमें देखें ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 15 है, आप इनको एक नज़र देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है, जो सेल्फ राइटिंग है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगी। आप जो सारे रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं, अगर आप इनका अच्छा यूज़ कर लेते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप इंग्लिश में काफ़ी परफेक्ट हैं, आप इंग्लिश में काफ़ी जो है माहिर हो गए हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी लिख लेंगे और ग्रामर के रूल्स के साथ। अब इन्हीं रूल्स को आप देखें कि करेक्ट वाले कैसे हैं, इनकरेक्ट वालों में क्या गलती है, फिर उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी रही बात ये पास्ट पेपर्स के आगे, अपनी बुक में आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं। जो न्यू बुक है, जो न्यू एडिशन है, उसमें मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेज शामिल की गई हैं। अब ये देखें वही एक्सरसाइज जो आपको बताया कि आपने देखना है, ये एक सेंटेंस जो ऊपर है वो गाइड के देते हैं। अब उस सेंटेंस को देखते हुए आपने नीचे 4 ऑप्शन है, आप इनको सॉल्व करने हैं। आप इसी को मैं जब ग्रामर का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि किस तरह के ग्रामर के MCQs आते हैं, आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी जो कोशिश है, 106 रूल हैं तकरीबन, जे ज़्यादा भी बनते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके इजी से इजी मेथड के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इंसान खता का पुत्र है, गलती गुस्ताखी हो तो माजरत चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें और ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके किसी काम आ सका तो जितना हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।